नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो उत्तर प्रदेश से आई, जहां पर एक धर्म परिवर्तन गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। धर्म परिवर्तन गिरोह पर यह बड़ा खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 मौलानाओं को इस बाबत गिरफ्तार किया है, जिनके तार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक फैले हुए थे। नोएडा, मथुरा, आगरा, सब जगह पर यह धर्म परिवर्तन के तकरीबन 1000 मामले अभी तक करा चुके हैं, जो जानकारी निकल के आई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है कि कैसे इनके पास डर और प्रलोभन से ये लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। ये लड़कियों, खासकर मूक बधिर, उनको टारगेट करते थे, पैसे का लालच देते थे, नौकरी का प्रलोभन देते थे और इन्हें विदेशी फंडिंग होती थी। ये भी जानकारी निकल के आई है। जो गिरफ्त में आए मौलाना, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके तार तलाशे जा रहे हैं। उमर और जहांगीर दोनों के नाम बताए जा रहे हैं। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से इन्हें फंडिंग हो रही थी। डर और प्रलोभन से ये धर्म परिवर्तन करा रहे थे। धर्म परिवर्तन के बाद कई लड़कियों का निकाह तक इन्होंने कराया। आइए आपको बता दें किस तरीके से देश में इस सबसे बड़े धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सबसे बड़े धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, धर्म परिवर्तन का इंटरनेशनल रैकेट एक्सपोज्ड। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए ये वही चेहरे हैं जो धर्मांतरण का इंटरनेशनल रैकेट चला रहे थे। जहांगीर और उमर गौतम नाम के इन 2 मौलानाओं पर आरोप है कि इन्होंने यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जबरन धर्म परिवर्तन कर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। इनके निशाने पर मूक बधिर, महिलाएं और गरीब लोग थे, जिन्हें लालच या डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। कितनी बड़ी कामयाबी है कि एक ऐसा गैंग जिसने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया है अवैध तरीके से, और बच्चों को टारगेट किया, कमजोर लोगों को टारगेट किया है, जो बहुत एक जैसे कहते हैं कि बहुत इजी टारगेट था। ऐसे लोगों पर फोकस किया। सर, अच्छा कार्य है और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्केल पे चीज़ें हो रही थी और जो पहले प्रकाश में नहीं आई, और जो खासकर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, मूकन बधिर हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, इनको धन का लालच देके, शादी का लालच देके और अन्य लालच देके भयभीत करके धर्मांतरण कराने का यह पूरा गैंग है, और जो कि एक संस्था चला के इन चीज़ों को करता है। इसके तहत ही 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी विवेचना विस्तृत चल रही है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह भी खुलासा किया है कि धर्मांतरण वाले इस गैंग को विदेशों से फंडिंग हो रही थी। ये गिरोह यूपी के नोएडा, मथुरा, वाराणसी और कानपुर में दर्जनों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका था। गिरोह का मोडिस ऑपरेंडी था पैसे, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराना। चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इसके तार आईएसआई से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फंडिंग की भी सूचना आई है कि बाहर से भी, विदेशों से भी फंडिंग हो रही है, देश के अंदर से भी फंडिंग हो रही है। तो इनका क्या सोर्स है, इनको कौन पैसे दे रहा है और इसके पीछे इसकी क्या नीयत है, इन सभी चीज़ों की विवेचना अभी चाहिए। गिरफ्तार मौलाना में मोहम्मद उमर गौतम ने खुद भी धर्म परिवर्तन किया था। उसके पैन कार्ड में पिता का नाम धनराज सिंह गौतम साफ दिख रहा है, जबकि आईडी कार्ड में ये खुद को मारकजुल मारिफ का डायरेक्टर बताता था। अब एटीएस इस बात की छानबीन कर रही है कि इस गिरोह के तार कहां-कहां फैले हैं और इससे और कितने किरदार जुड़े हैं। टीम न्यूज नेशन। तो यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और यूपी पुलिस ये कह रही है कि इनके तार कहां तक पहुंचे हैं, ये अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा गैंग काम करता था। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गरीब और बेरोजगार, जी हाँ, इनके टारगेट पर होते थे गरीब और बेरोजगार। उनकी पहचान करते थे और उनका फिर ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। धर्मांतरण के लिए उन्हें प्रलोभन दिए जाते थे, लालच दिया जाता था। धर्म बदलने से पहले उनका ब्रेन वॉश करना इनकी पहली प्राथमिकता होती थी। उन्हें नौकरी, पैसे या घर का लालच देते थे और इस बिना पर उनको धर्म परिवर्तन करवाते थे। यही नहीं, इन लोगों के टारगेट पर ज्यादातर ऐसे लोग होते थे जो पिछड़े वर्ग से आते। धर्मांतरण के बाद एक पीड़ित को भी साजिश का हिस्सेदार बनाना इनकी साजिश में शामिल था। जो लोग धर्मांतरण हुए हैं
उन्हें भी ये अपनी साजिश का हिस्सा बना देते हैं। देखिए कहाँ कहाँ ये गैंग सक्रिय था। दिल्ली से कई मामले सामने आए जहां पर इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाए हैं। नोएडा में धर्मांतरण के मामले सामने आए। इसके अलावा मथुरा में इनके तार फैले हुए थे। यही नहीं, मथुरा से आगे बढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी में भी इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया कई लोगों का, जो जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस दे रही है। कानपुर तक में ये जो पूरा गैंग था वो एक्टिव था और विदेशों से इन्हें फंडिंग हुआ कर रही थी। अब पुलिस ये भी ट्रेल पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके तार विदेशों में कौन सी ऐसी एजेंसीज है जिनके साथ जुड़े हुए थे। धर्मांतरण रैकेट में पकड़ा गया उमर गौतम, उसका घर दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद है। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने उमर गौतम के घर की पड़ताल की है। देखिए उमर गौतम के घर से सैयद आमिर हुसैन की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 लोगों में जो नाम सामने आया है, उमर गौतम का नाम सामने आया है और जहांगीर का नाम सामने आया है। उमर गौतम जो है वो जामिया से ऑपरेट कर रहा था और उमर गौतम को गिरफ्तार कर लगातार तफ्तीश की जा रही है। आपको दिखाते हैं न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव किस तरह से उमर गौतम कहां पर ऑपरेट करता था। ये जामिया नगर का इलाका है और ये जो ऑफिस है ये 10 से 15 साल पुराना ऑफिस है। ये अभी बंद है। पूरी बिल्डिंग में अभी फिलहाल जो किराए पे रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हमें मिला नहीं है। हम ऊपर भी जाके देखेंगे कि क्या वो कोई घर पे इनके मौजूद हैं या नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और किस तरह से ऑपरेट करता था उमर गौतम वो भी आपको हम बताएंगे। ये वो घर है, यहाँ पे जो हमने आपको ऑफिस दिखाया वो ऑफिस है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए जामिया नगर के अंदर बाटला हाउस के अंदर जो है ये वो घर है जहाँ पे उमर गौतम जो है रहता था और यहीं से वो ऑपरेट करता था। ये देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है, सामने ताला बंद है। कोई यहाँ पर उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, करीब 5 मंजिला बिल्डिंग ये है जामिया नगर बाटला हाउस के अंदर। और जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया है आपको दिखाते हैं। ये वो ऑफिस है जहां से लंबे समय से वो ऑपरेट कर रहा था। आपको बता दें जो सुनियोजित तरीके से पैसे और प्रलोभन के दे करके धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, खासतौर पे मूक बधिर छात्रों और कमज़ोर आय वर्ग वालों को भी ये कहीं ना कहीं निशाना बनाता था। और जहांगीर जो था वो उसका साथी था जो लंबे समय से ऑपरेट कर रहा था। ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं फिलहाल अभी बंद है। हमने नॉक भी किया कई बार लेकिन कोई आवाज अंदर से नहीं है। कोई है अंदर? भैया कोई है अंदर? अभी कोई लग नहीं रहा कि अंदर है, क्योंकि अंदर का दरवाजा खुला हुआ है। होना चाहिए अगर कोई तो। एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ऑफिस यही है इस्लामिक दवा और सेंटर आईडीसी। तो इसके आधार पे जो है लगातार जो पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद जो है चीज़ें सामने आई और लोगों के आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेट करते थे और कैसे धर्म परिवर्तन कराते थे। 1000 से ज़्यादा लोगों को धर्म परिवर्तन का मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रिहाइश है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। मैम एक मिनट ज़रा, ये कब से नहीं है यहाँ पे? बस इतना बता दीजिए कि कब से यहाँ पर मौजूद नहीं है इनके परिवार वाले? हाँ अच्छा ठीक है। तो लोग बात नहीं करना चाहते कैमरे के सामने। इनका कहना है कि आते जाते रहते थे लेकिन कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। तो फिलहाल आप पहले एक बिल्डिंग देखिए। बिल्डिंग बहुत ही सकरी गली में बिल्डिंग है ये, जहाँ से वो ऑपरेट करता था। और 1000 से ज़्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन का जो है मामला इनके ऊपर है। एटीएस ने गिरफ्तार किया है। तफ्तीश लगातार की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जहांगीर भी जो है वो भी इसी इलाके का रहने वाला था। थोड़ा सा इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे करीब जो लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग बता रहे हैं, उनका कहना है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को जो है कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करा करके, प्रलोभन दे करके और विदेशी फंडिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में सामने आ रही है। यानी ऐसे लोगों को
जो कि मूक बधिर हैं, जो परेशान हाल हैं, जो तंगी जिनके ऊपर है, उनको ये एक तरह से यूज़ करता था और उसके आधार पे उनका धर्म परिवर्तन प्रलोभन दे करके कराता था। इसके साथ में उसने गवाही दी है एक तरह से कि हमारे जो 1000 से ज़्यादा लोग हैं वो पूरी तरीके से उसकी लिस्ट में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के एटीएस अब लगातार छानबीन कर रही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि विदेशी फंडिंग का भी मामला, आईएसआई का भी मामला इसमें सामने है। धीरे धीरे तफ्तीश और जुड़ेगी और ये पता चलेगा कि आखिर कितने लोग हैं जो इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, जामिया नगर, दिल्ली। तो आपने मौलाना का घर देख लिया, वो दफ्तर देख लिया जहां से वो पूरा ऑपरेट करता था। आइए अब आपको मौलाना उमर गौतम के पड़ोसी से बातचीत सुनाते हैं। सैयद आमिर हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। किस तरह के व्यक्ति है ये, जिस तरह से एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन का मामला सामने है, उनके कहीं ना कहीं फंडिंग का भी मामला सामने है। इस तरह की बातें आप लोगों को पता थी? आस पास में रहते हैं आप? नहीं भाई, अभी हम मस्जिद से निकले हैं तो किसी ने बोला है, बताया है हमें, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं है इस संबंध में। और जहाँ तक उनका अपना इंडिविजुअल पर्सनल का मामला है तो बहुत ही यहाँ पर कल्चर्ड आदमी, बहुत ही एजुकेटेड आदमी उनको हम लोग समझते हैं और समाज में उनको बहुत इज्जत है यहाँ के समाज में। और जो भी हमारे समाज में कहीं पे कोई बात होती है तो उनको पंचायती के लिए बुलाया जाता है। और अभी तक जो धर्म परिवर्तन का जो भी एंगल बोला जा रहा है तो हम लोगों ने आज तक ऐसा सुना नहीं यहाँ पर कि वो किसी को बुलाया हो उन्होंने और किसी से मस्जिद में कोई तहरीर देते थे, इस तरह की तकरीर देते थे? यहाँ पर कोई भी ऐसी तहरीक, कोई भी ऐसा मूवमेंट कि हम लोग समाज में उनसे बहुत ज़्यादा समझिए कि हमारी मस्जिद में 2 नमाज वो पढ़ते ही हैं। मस्जिद नूह बगल में है, यहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ नमाज पढ़ के, 1-2 नमाज पढ़ते हैं तो कभी। अब जो ये मामला सामने आया है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया और पैसे दे करके मूक बधिर जैसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, आपको लगता है कि ये सब इस तरह से? भाई देख, एक तो कि कितने काउंटिंग तो मेरे पास है नहीं, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं डाटा कि कितने को उन्होंने कराया है। हाँ, अब हम सुन रहे हैं, हमें फर्स्ट हैंड हमने चैनल नहीं देखा, कि न्यूज़ कम देखते हैं हम, तो हम इस पर डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये कि धर्म परिवर्तन ये तो बुनियादी तौर पर हमारे दीन में पैसा दे के, किसको इंट्रोड्यूस करके, किसी को लालच दे के, डरा के, धमका के, तो धर्म परिवर्तन का हमारे यहाँ मना है ना। धर्म में, इस्लाम में बिल्कुल सख्ती से मना है। ये तो धर्म का मामला ही नहीं हुआ, ये तो अधर्मी काम हो गया। तो कुल मिला समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा। तो कुल मिलाकर के आपको दिखाएं कि ये नूह मस्जिद है। नूह मस्जिद के पास में ही आपको दिखाएं कि ये जो सामने आप देख रहे हैं गली, इसके पास में ही उनका घर है। ये पूरा चूँकि जामिया नगर काफ़ी कंजेस्टेड, बटला हाउस काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है, तो यहाँ पर वो रहते हैं और घर पे अभी उसके कोई नहीं है। जहांगीर जो है उसका साथी जो है उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। विदेशी फंडिंग का मामला जो है वो सामने आया हुआ है। यहाँ तक कि आईएसआई से जुड़े होने की बात भी सामने आई है। बाकायदा ऑफिस में जाकर के धर्म परिवर्तन कराने को लेकर के बुलाया जाता था लोगों को और मोटिवेट किया जाता था। यही नहीं, केवल बटला हाउस की बात ना करें, ये यहाँ के आसपास इलाकों की बात ना करें, यहाँ तक कि पूरे देश में कई इस तरह का मूवमेंट जो था वो इसने चला रखा था और इसी आधार पे वो धर्म परिवर्तन कराता था। खुद ये धर्म परिवर्तन करके ही, कन्वर्टेड करके ही ये मुसलमान बना था। जो नाम इसका गौतम लास्ट में जुड़ता है। तो देखा आपने किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था, एक दफ्तर से वो कैसे इस पूरे रैकेट को चला रहा था। इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही लखनऊ से मेरे साथ अनिल यादव जुड़े हैं और जिस जगह पर इस मौलाना का घर है वहां के बाहर से मौजूद हैं सैयद आमिर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कानपुर की एक खबर, जहां पर धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद अब इसके शिकार लोग सामने आने लगे। कानपुर से देखिए बड़ी खबर सामने आई है। न्यूज़ नेशन की टीम ने एक ऐसे परिवार से बात की है जो खुद पीड़ित बताया जा रहा है। उनका बेटा मूक बधिर बेटा आदित्य इसी साल मार्च में अचानक गायब हो गया था। वो घर लौट आया और उसके बाद ये जानकारी निकल के आई है कि वो कैसे केरल में एक परिवार के साथ काम कर रहा था। इसका भी ब्रेन वॉश किया गया था। क्या यही वो सिंडिकेट है जिसके संपर्क में ये आया था? उसके परिवार ने यह भी बताया है कि वो कुछ मुस्लिम लड़कों के साथ रहने लगा था जिसे परिवार नहीं जानता था। यही नहीं, उसके बैंक अकाउंट में देश के बाहर से पैसे तक आने की बात सामने आई है।
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाली गैंग के खुलासे के बाद एक नाम सामने आया, एक आदित्य गुप्ता। ये वही बच्चा है जो कि मूक बधिर है और इसका भी बाकायदा धर्मांतरण कराया गया। इनके पिता राकेश हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले ये बताइए, आपको कब पता चला कि आपके बेटे का धर्मांतरण हो गया है और आपने एक मामला भी दर्ज कराया था उसकी गुमशुदगी को लेकर? गुमशुदगी के बाद हमें जब इसके हमने पेपर निकाले हैं, इसके बक्से में जानकारी पेपर निकाले, तब हमें जानकारी हुई कि धर्मांतरण करा लिया। कैसे ये गायब हो गया था, आप लोगों को कब मालूम चला और ये कहाँ था उस वक्त? 10 मार्च तक तो मेरे पास घर में ही था और 10 मार्च में ये सही 11:30 के बाद निकल गया था। फिर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया ढूंढने का, हमको नहीं मिला। तब हमने जा कर के फिर कल्याणपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और इसके बाद इस मम्मी ने जब इसका फ़ोन आया वहाँ से कि हम वहाँ पर हैं, केरल में हैं, और केरल से बात की थी उसने कि हम जो यहीं पर काम कर रहे हैं। काफ़ी दिन तक उसने काम भी किया है वहाँ पर। पैसे दिए हैं कि नहीं दिए ये मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, ये फ़ोन कब आया था, उस समय क्या था, डेट क्या थी? डेट नहीं बता सकते हैं क्योंकि मम्मी ही बात करती हूँ इससे, हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, शारीरिक रूप से कुछ अक्षमता है आपके बेटे के, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो एक स्पेशल साइन होता है, तो कैसे बातचीत को समझ कैसे? वीडियो कॉलिंग। अच्छा, तो वीडियो कॉलिंग से वो वीडियो कॉल आया था कि क्या हुआ था? वीडियो कॉल आया था उसका कि हम यहाँ पर हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब उसने बताया कि वहाँ पर है तो आप लोगों ने उसके बाद FIR कराई थी? नहीं, उसके पहले हो चुकी थी, FIR हो चुकी थी। अब कहाँ है आपका बेटा? अब इसमें कल वापस आ गया है। अच्छा, वापस आ गया है। तो वापस आने के बाद उसने कुछ बताया होगा? अभी इतना थका हुआ था, अभी हम लोगों ने उससे कोई बात नहीं की है, वो रेस्ट में है और अभी जब मम्मी ही उससे बात करेंगे क्योंकि हम भाषा नहीं जानते उसकी। तो चलिए सबसे पहले अनिल का रुख करते हैं। अनिल, क्या सिर्फ ये 2 लोग थे जो इतना बड़ा रैकेट चला रहे थे? 5 शहरों तक इन्होंने फैला दिया अपना रैकेट और 1000 लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया। देखिए, 5 शहरों की तो भी जानकारी मिली है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये पैन इंडिया गिरोह है और ये देश के हर शहर से मान के चलिए कि इन्होंने कन्वर्जन कराया है। और 2 लोग नहीं है, ये एक बड़ी संस्था है जो विदेशों से पैसा लेती है। इसमें पैसे का रखरखाव करने वाले अकाउंटेंट, हर तरह के लोग हैं और इसमें गिरफ्तारी होगी तो 50 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी होगी। अभी तो 2 मछलियां पकड़ी गई हैं और बाकी की तलाश जारी है। ये ATS द्वारा हाल के मानता हूं मैं कि 3-4 सालों में किया गया सबसे बड़ा खुलासा है कि देश की राजधानी में और NCR में बैठ के इतना बड़ा धर्म परिवर्तन का गैंग चल रहा था और हमारी एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी। निश्चित ही UP ATS इसके लिए बधाई की पात्र है कि उसने इतने बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जी धीरेन्द्र, ये तो संगठित अपराध की तरह आगे बढ़ रहे थे। कितना जरूरी था धर्म परिवर्तन कानून, अब समझ में आ रहा है इस मामले के सामने आने के बाद? देखिए, ये अभी जो आपको दिखाई दे रहा है नावेद, ये एक बहुत छोटा टिप ऑफ आइसबर्ग है, क्योंकि मैं बता दूं ये 1000 की संख्या पुलिस अभी बता रही है। इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ के लगभग 3000 तक पहुंचने की उम्मीद है। और इस सब में अगर आप देखेंगे तो ये जो अभी आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये मैं इसमें से कुछ वीडियो भी मतलब आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद मेरे फ़ोन में है, कि किस तरह से ये संस्था के माध्यम से पैसे मिलने शुरू हुए थे इस शख्स को। ये शुरुआत की गौतम को 15,000 रुपये उस वक्त आते थे, बाद में वो पैसे 50,000 आने शुरू हुए। पॉलिटिकल पार्टी का एक पूरा एफिलिएशंस था, वो हम लोग अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशंस में आएंगे। इसके अलावा कई अलग अलग एकोमोडेशंस हैं, अलग अलग जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका एक पूरा का पूरा ये एक ग्रुप है जो लंबे समय से ये कर रहा था। और जब ये स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के उस पर जब लोग 2 पहुंचे, वो अरेस्ट हुए, उसके बाद इसकी लीड मिलनी शुरू हुई कि आखिर वो कन्वर्ट करके गए हुआ था वहां विजय वर्गीय, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस के बाद नाम आने शुरू हुए। और जब ये ATS और तमाम एजेंसीज लगी तो उनको लगा कि शायद उन्होंने पहली बार एक इतना बड़ा एक पूरी तरह से, क्योंकि आपको ये समझना होगा किस तरह से उनको उन्होंने फिगर आउट किया, मूक बधिर लोगों को, यानी जिनके पास बहुत ज्यादा विवेक अपने आप से एनालाइज करने के पास अपॉर्चुनिटी की कमी थी, उन्हीं को टारगेट करते थे। धीरेन्द्र, आमिर भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं जल्दी से। आमिर, क्या जो उमर गौतम था उसके पड़ोसियों को पता था कि उनके घर के पास में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है?
देखिए, उमर गौतम के बारे में बता दूं तो दो उसके जो ठिकाने हैं दो हैं। पहला तो उसका घर है, मैं पहले घर के सामने खड़ा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये बाटला हाउस की बिल्डिंग है और ये बाटला हाउस में K47 उमर गौतम 4th फ्लोर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरा ये आप देखिए 4th फ्लोर पे जो आप देखेंगे तो 4th फ्लोर पे रहता था। अभी जो जानकारी मिली है उनकी बीवी है, उनके बच्चे अभी इस समय यहाँ मौजूद है, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन इजाजत नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर अब आपको बताया कि रैकेट किस तरह से चलता था। बाकायदा एक इस्लामिक सेंटर नाम से 15 साल पुराना करीब एक जो सेंटर था वो उसने तैयार किया था और उसके अंदर तमाम जो सबूत कहीं ना कहीं जो हासिल किए पुलिस ने वो मिले। और उसके अलावा यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश के इलाके हों या फिर हरियाणा के इलाके हों, राजस्थान के इलाके हों, बड़ी दूर दूर जाकर के जो सूत्र बता रहे हैं, तकरीर करता था, लोगों से बातचीत करता था। खासतौर पर टारगेट जो होता था वो होते थे वो लोग जो कि कम पैसे वाले हों, जिनको पैसे की जरूरत हो, और ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं किसी चीज में फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हों, तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था। आसपास के लोग ज्यादा इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं हमसे। हमने बड़ी कोशिश की कि लोग किस तरह का व्यवहार था, क्या इस तरह की एक्टिविटी वो करता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ के आसपास के लोग ज्यादा बातचीत करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन जो एक्टिविटीज थी वो कुछ इस तरह की थी। कई ऐसे सवाल हैं जिनका सामने आना बाकी है और ये सब कुछ जो पर्दाफाश होगा ये यूपी एटीएस के आगे की जांच में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ धर्मांतरण पर और यूपी पुलिस इससे अब तक का धर्मांतरण से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा खुलासा मान रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है, तुरंत लौट रहे हैं।